पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चिनमू कल्ट मास्टर बनने के बाद उसका पहला काम था एक प्राइमरी स्कूल बनवाने का आदेश देना। बाद में वह सेंट अराइवल माउंटेन में ही टेलीपोर्टेशन टेक्निक का अभ्यास करने लगा। अब आगे देखेंगे। ग्रेट रूइंस, डिसेबल्ड एल्डरली विलेज। विलेज चीफ हमेशा की तरह अपने रिक्लाइनर पर बैठे थे और अपोथेकरी के साथ धीरे धीरे चाय पी रहे थे। अचानक अपोथेकरी ने करवट ली और पूछा, विलेज चीफ, तुम यहाँ इतने समय से बैठे हो? लगता है पिछले 2 दिन से तुम ऐसे ही पैरालाइज होकर पड़े हो। यहाँ तक कि जब अंधेरा आया तब भी तुम भ्रम में नहीं लौटे। जब आज सुबह मैं उठा तो भी तुम्हें यहीं लेटा हुआ देखा। विलेज चीफ ने आंखें मिचमिचाते हुए आलस से कहा, अपोथेकरी, तुम्हारा दिल अस्थिर है। मुअर के जाने के बाद तुम्हारे मन में बेचैनी भर गई है। अपोथेकरी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मेरा दिल अस्थिर? साफ साफ तुम्हारा ही है। देखो मुझे, मैं रोज नहाता धोता हूँ, खुद को संवारता हूँ। और तुम पूरे बिखरे हुए पड़े हो, जैसे किसी ने तुम्हें झाड़ू से उठाया भी नहीं। बस फर्क इतना है कि तुम अब तक इस रिक्लाइनर पर मरे नहीं हो। विलेज चीफ ने कहा, कल सुबह तुमने ही मुझे गांव के दरवाजे तक धकेल दिया था और रात में वापस लाना भूल गए। क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा मन अस्थिर था? रोज का काम भूल जाना भी कुछ बताता है। अपोथेकरी गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें लाना भूल गया तो क्या तुम खुद चलकर नहीं आ सकते थे? उड़कर ही सही। आखिर तुम्हारी महान कल्टीवेशन किस काम की? विलेज चीफ कुछ देर चुप रहे, फिर उदासी से बोले, तुम जानते हो, मेरे पास न पैर है न हाथ। अपोथेकरी लगभग पागल हो गया। ये बुरा आदमी रात भर बाहर पड़ा रहा, न शाप से मरा, न अंधेरे में राक्षसों से, और अब शर्मिंदा होने के बजाय कह रहा है कि उसके पैर नहीं हैं। वह बहस करने ही वाला था कि तभी उसने सिर उठाया। विलेज चीफ भी सतर्क हुए और मुस्कुराते हुए बोले, दूर से आने वाले मित्र, क्या ये आनंद की बात नहीं? डाउ फ्रेंड, आप प्रसन्न हैं। नदी सर्जिंग रिवर के नीचे की दिशा से एक बूढ़ा और एक जवान आदमी गांव की ओर आ रहे थे। विलेज चीफ ने अपोथेकरी की ओर देखा और कहा, कंघी कहाँ है तुम्हारी? छुपाओ मत, मुझे पता है हमेशा अपने सीने में रखते हो। जल्दी निकालो। 2 दिन से नहाया नहीं हूं, ऐसे कैसे मेहमानों का सामना करूं? अपोथेकरी ने ठंडी हंसी दी पर चुप रहा। विलेज चीफ ने हंसते हुए कहा, गलती मेरी है, 2 दिन से हिलने डुलने का आलस कर रहा था। अपोथेकरी ने कंघी दी और विलेज चीफ ने अपनी वाइटल ची से कंघी को नियंत्रित कर बाल संवार लिए। यंग पैट्रियार्क और एल्डर ऑफ डिसिप्लिन गांव में पहुंचे और झुककर अभिवादन किया। विलेज चीफ मुस्कुराए, अक्षम व्यक्ति प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, क्षमा करें। बैठिए। अपोथेकरी, चाय देखो। पेट्रियार्क मुस्कुराए और बोले, अब मैं सेक्रेड कल्ट का पेट्रियार्क नहीं हूं, इतने नियमों की जरूरत नहीं। एल्डर, बैठो। एल्डर ऑफ डिसिप्लिन भी बैठ गए और अपनी बांस की टोकरी एक तरफ रख दी। अपोथेकरी ने नई चाय बनाई, पानी उबाला, पत्तियां डाली और धीरे से कपों में ऊंडेला। अपोथेकरी के पास दक्षिण की चाय पीने की शैली है, यंग पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। अपोथेकरी ने उत्तर दिया, मैं दक्षिण का रहने वाला हूं, इसलिए दक्षिणी तरीके की आदत है। उत्तर की चाय में पत्तियां ऊपर नीचे नाचती हैं, जबकि दक्षिणी चाय की तली साफ होती है। जैसे व्यक्ति का मन, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पैट्रियार्क मुस्कुराए, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों यहाँ रोज बैठे रहते हो। विलेज चीफ, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ, कोई आपत्ति? विलेज चीफ कुछ कहते इससे पहले ही अपोथेकरी बोले, बहुत अच्छा। मुएर के जाने के बाद मैं बोर हो गया हूँ। ये बूढ़ा तो जैसे लकड़ी बनकर पड़ा रहता है, न बोलता है, न हिलता है। विलेज चीफ ने उसे घूरा और बोले, अब जब तुम्हारे पास समय है तो कुछ दिन यहाँ रहना मन को शांत करेगा। पैट्रियार्क ने कहा, मैं डाउ ब्रदर की बहुत प्रशंसा करता हूँ। सेक्रेड कल्ट मास्टर को आप लोगों ने जो प्रशिक्षण दिया है वह सचमुच अद्भुत है, इसलिए मैं परामर्श लेने आया हूँ। वह एक प्राकृतिक ओवरलॉर्ड बॉडी है जो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक का अभ्यास करता है। मेरी जानकारी सीमित है, इसलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। ओवरलॉर्ड बॉडी। विलेज चीफ और अपोथेकरी ने एक दूसरे को देखा और अचानक जोर से हंसने लगे। दोनों बूढ़े अब जवान नहीं थे पर हंसी में फूट पड़े, मुंह खुले, आंखों में आंसू, सांसें थमीं।
जिसे आम लोग शरीर मजबूत करने के लिए करते थे। लेकिन चिन्मू ने उसी को अभ्यास कर लिया और सचमुच ओवरलोड बॉडी जैसा परिणाम प्राप्त किया। दोनों बूढ़े गर्व से मुस्कुराए। विलेज चीफ ने धीरे से कहा, देखो इनके चेहरे बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। यंग पेट्रियार्क ने एक गहरी सांस ली। तो ऐसा है, लेकिन यह तकनीक फिर भी असाधारण है। विलेज चीफ बोले, हाँ यह साधारण तकनीक है, लेकिन मूअर जैसा परिणाम कोई नहीं पा सकता। शायद यह तकनीक ग्रेट रूइन से पहले की है। उस समय साधारण लोग भी कल्टीवेशन करते थे। फिर वह जान आम डाउनियन टेक्निक के रूप में रह गया। पेट्रियार्क ने सोचा, शायद ग्रेट रूइंस बनने से पहले साधारण लोग भी कल्टीवेट कर सकते थे। लेकिन किसी महान आपदा के कारण साधारण लोगों में शक्ति लुप्त हो गई और उसके बाद फोर ग्रेट स्पिरिट बॉडीज का युग आया। अपोथेकरी ने पूछा, अगर अब साधारण लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते तो मुएर कैसे कर पाया? मेहनत तो और भी लोग करते हैं, संसाधन भी बहुत लोग खर्च करते हैं, फिर उसमें क्या अलग है? विलेज चीफ की आंखों में चमक आई। शायद वह उसी युग का व्यक्ति है जब ग्रेट रूइंस अभी ग्रेट रूइंस नहीं बना था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमत हुए। पैट्रियार्क ने पूछा, तो वह आदमी जो उस प्राचीन युग का है आया कहां से? दोनों ने एक साथ कहा, केयरफ्री विलेज। कहते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल में कंपन उठी। सिर्फ एल्डर ऑफ डिसिप्लिन अब भी उलझन में था। उसकी समझ बाकी तीनों से पीछे रह गई। केयरफ्री विलेज? पेट्रियार्क ने दोहराया, कहाँ है यह? विलेज चीफ मुस्कुराए, पता नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज रात हम गांव से बाहर जाकर खोज सकते हैं। पेट्रियार्क ने विशाल ग्रेट रूइंस की ओर देखा। दिल में भय भी था और उत्साह भी। वह मुस्कुराए, हाँ वह सही जगह आया है। उनके भीतर फिर वही रोमांच जग उठा जो युवावस्था में था। दो बूढ़े जो आधे कब्र में हैं, एक और बूढ़ा और एक आधा जवान अपोथेकरी। ये चार लोग रात में रहस्यमयी ग्रेट रूइंस की खोज पर निकलेंगे। सेंट अराइवल माउंटेन चिन्मू ने कहा, लिंगर, ये पर्वत भले ही हमारे हेवनली सेंट कल्ट की पवित्र भूमि है, पर मैं भी पहली बार आया हूं, इसलिए पता नहीं कहाँ खतरा है। इधर उधर मत भागना। जब तक मैं दीवार पर लिखी टेलीपोर्टेशन मेथड्स सीख न लूं, यहीं रहो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। पुलिंगर ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। चिन्मू दीवार के सामने बैठ गया और ध्यान से टेलीपोर्टेशन मेथड का अध्ययन करने लगा। दीवार पर जो लिखा था वह एक ट्रेजर रिफाइनिंग मेथड थी, जिसके रून, फॉर्मेशन और डिवाइन आर्ट्स अकेले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। इन्हें किसी वस्तु में अंकित करना पड़ता था, तभी टेलीपोर्टेशन सक्रिय होती थी। इसीलिए वरिष्ठ लोग टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स या टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग का निर्माण करते थे। झंडा फैलाने पर उसके दायरे में जो कुछ भी आता वह सब साथ टेलीपोर्ट हो जाता। वहीं टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग पहनने वाला व्यक्ति अकेले गायब हो जाता। चिन्मू ने लंबे समय तक उस कला का अध्ययन किया। एक दिन बाद उसने उसे समझ लिया, लेकिन मन ही मन गणना करने लगा। हेवनली डेविल कल्ट की विधि रून्स और फॉर्मेशन के संयोजन से डिवाइन आर्ट को सक्रिय करती थी। ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी, इसलिए सीधे डिवाइन आर्ट से टेलीपोर्ट करना कठिन था। इसी कारण लोग उसे ट्रेजर में अंकित करते थे। चिन्मू सोचने लगा, अगर मैं इस डिवाइन आर्ट को सीधे एग्जीक्यूट कर पाऊं तो बिना किसी झंडे या वस्त्र के भी टेलीपोर्ट कर सकता हूं, और यह तरीका कहीं अधिक तेज होगा। इसके अलावा इतने समय तक समझने के बाद चिन्मू ने पाया कि टेलीपोर्टेशन मेथड वास्तव में एक श्रेष्ठ गणना तकनीक की आवश्यकता रखती है। केवल उच्च स्तर की गणना विधि के साथ ही वह टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट में और अधिक कुशल हो सकता था। मुझे एक और सुपीरियर अलजेब्रा रिकॉर्ड चाहिए। टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट वास्तव में अलजेब्रा से निर्मित एक डिवाइन आर्ट थी। दिशा, स्थान, दूरी और स्पेस फर्क को समझने के लिए रून्स के क्रम और नियमों की गणना करनी पड़ती थी। हर स्थापित टेलीपोर्टेशन पॉइंट के लिए बहुत बड़े स्तर की मैथमेटिकल ऑपरेशन की आवश्यकता होती थी। ऑपरेशन का अर्थ था रून्स के गठन का क्रम, उनका परिवर्तन, विकास और नियम। जब कोई व्यक्ति रून्स के क्रम में बदलाव करके उसके नियमों को परिवर्तित करता है, तभी वह गणना कर सकता है। टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट को एक ट्रेजर में रिफाइन करना, इसका अर्थ था कि उस ट्रेजर में रून्स और फॉर्मेशन के परिवर्तन अंकित हो जो गणना को आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसे विशाल एबकस के समान था जो अजीब ढंग से निर्मित था। ये एबकस किसी साधारण गणना से हजारों गुना अधिक जटिल था। यदि कोई व्यक्ति इस डिवाइन आर्ट को स्वयं करना चाहता तो उसे हर समय और हर स्थान पर गणना को समायोजित करने की क्षमता रखनी होती, ताकि वह रून्स के जटिल स्वरूपों में टेलीपोर्टेशन के रहस्य को खोज सके। सिर्फ 10 कंप्यूटेशन कैनन से
ऐसी जटिल ऑपरेशन फॉर्मूला का निष्कर्ष निकालना असंभव था। इसलिए चिन्मू को महसूस हुआ कि उसे और अधिक उन्नत अलजेब्रा का रिकॉर्ड चाहिए, तभी वह टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट को पूरी तरह सीख पाएगा। प्रोफाउंड कंप्यूटेशन शायद शायद इंपीरियल कॉलेज के हॉल ऑफ अरे एलिमेंट में सिखाई जाती होगी। हॉल ऑफ अरे एलिमेंट में फॉर्मेशन स्किल्स सिखाई जाती थी, इसलिए वे निश्चित रूप से अलजेब्रा के ऑपरेशन का प्रयोग करते होंगे। शायद डाउ सेक्ट के पास भी ऐसी कोई कंप्यूटेशन होगी और संभव है कि वह और भी श्रेष्ठ हो। चिन्मू को अचानक दिलिन शुआन याद आया। जब डोजी ने डॉट थ्रेडिंग द वास्ट मूवमेंट्स यिन एंड यांग कम एंड गो विद इन टू मोड्स का प्रयोग किया था, तब उसने अत्यंत जटिल अलजेब्रा ऑपरेशन मेथड का उपयोग किया था। यिन एंड यांग कम एंड गो विद इन टू मोड्स में अत्यधिक अलजेब्राइक गणनाओं की आवश्यकता होती थी। यदि किसी के पास गहरी गणना की क्षमता न हो, तो उसके लिए मूव्स के परिवर्तन और चिन्मू की कमजोरी का सही स्थान निकालना अत्यंत कठिन था। विदाउट अ प्रोफाउंड कंप्यूटेशन चिन्मू के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट सीखना असंभव था। अब वह जानता था कि क्या किया जाता है, पर क्यों किया जाता है ये नहीं। इसलिए उसने निश्चय किया कि पहले उसे एक टेलीपोर्टेशन ट्रेजर रिफाइन करना चाहिए। चिन्मू ने मन को शांत किया और ट्रेजर रिफाइन करने में ध्यान लगाया। चाहे वह टेलीपोर्टेशन फ्लैग बनाता या टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग, उसे कपड़े की आवश्यकता थी। इस समय उसके पास सिर्फ एक ही ब्रोकेडेड ड्रेस थी, इसलिए उसे उसी से काम चलाना पड़ा। उसकी 6 विंग्स गोल्डन नेचुरल सिल्क से बनी ब्रोकेडेड ड्रेस को टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग में बदलने के लिए उसे कुछ धागे निकालने पड़े। कुछ गोल्डन नेचुरल सिल्क के धागे निकालकर उसने उनसे कपड़ों पर फॉर्मेशन को सिल दिया और अपनी वाइटल ची से रून्स को अंकित किया। ग्रैनी साई ने उसे बचपन से टेलरिंग सिखाई थी, इसलिए उसे एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा अनुभव था। यह काम उसके लिए कठिन नहीं था। Say, do you think the sacred cult master can rely on his own strength to leave Saint Arrival Mountain? तीनों cult heavenly kings अभी तक Saint Arrival Mountain पर ही रुके थे ताकि चिन्मू यहाँ फंसा न रह जाए। वे हॉल ऑफ फ्लोटिंग लाइट की ओर देखते हुए बातें कर रहे थे। हेवनली किंग लू ने अपनी बकरी जैसी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, रिफाइनिंग अ ट्रेजर ऑफ टेलीपोर्टेशन इतना आसान नहीं है। हमारे सेक्रेड कल्ट की टेलीपोर्टेशन मेथड तो ऐसी डिवाइन आर्ट है जो सभी को सिरदर्द देती है। हेवनली किंग यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन की कला में अलजेब्रा की गहरी समझ चाहिए। बिना प्रोफिशिएंसी के इसे सीखना लगभग असंभव है। हमारा सेक्रेड कल्ट मास्टर अभी बहुत युवा है, उसके अलजेब्रा में ज्यादा अटेनमेंट्स नहीं होंगे। हेवन किंग शी ने ईमानदारी से कहा, सेक्रेड कल्ट मास्टर ने अब तक बहुत कम असफलताएं देखी हैं। वह बहुत आसानी से इस पद पर आ गया। अगर उसे ग्राइंडस्टोन पर न तराशा गया तो उसका विकास कठिन होगा। यही पेट्रियार्क का विचार भी था। बाकी दोनों हेवनली किंग्स ने सहमति में सिर हिलाया। क्या हमें उसके लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करनी चाहिए? हेवनली किंग शी मुस्कुराया। जरूरत नहीं। यह समझना ही उसके लिए पर्याप्त कठिनाई है। पेट्रियार्क की योजना यह है कि जब वह यहां से निकल न पाए, तब हम उसे एक टेलीपोर्टेशन फ्लैग देंगे। फिर उसने कहा, पेट्रियार्क के हर कदम में गहरा अर्थ होता है। तुम दोनों जानते हो कि टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट सीखना कितना कठिन है, तो पेट्रियार्क ने उसे यहां रुकने के लिए क्यों कहा? अब समझ रहे हो। हेवनली किंग लू और हेवनली किंग यू की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ताली बजाई। भले ही टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट हॉल ऑफ फ्लोटिंग लाइट में रखी थी और कोई भी डिसिपल उसे समझ सकता था, परंतु बहुत कम लोग इसे सीख पाए थे। सेक्रेड कल्ट के हर हॉल मास्टर के पास टेलीपोर्टेशन फ्लैग था, लेकिन ये फ्लैग्स उन्होंने स्वयं नहीं बनाए थे, बल्कि 4 हेवनली किंग्स द्वारा बनाए गए स्पिरिट वेपन्स थे। पूरे हेवनली डेविल कल्ट में बहुत कम लोग थे जो टेलीपोर्टेशन कला को सचमुच में समझ पाए और उसे ट्रेजर में बदल पाए। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ी की सेंटेस सीयू भी इसे नहीं सीख सकी थी, क्योंकि उनका अलजेब्रा में जान बहुत ऊंचा नहीं था। पेट्रियार्क की योजना ये थी कि चिन्मू हॉल ऑफ फ्लोटिंग लाइट में जाकर टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट सीखे। जब उसे समझ आए कि इसके लिए अत्यधिक अलजेब्रा ज्ञान चाहिए, तब तक 10 दिन बीत चुके होंगे। फिर जब उसे एहसास होगा कि वह डिवाइन आर्ट नहीं सीख सकता, वह ट्रेजर बनाने की कोशिश करेगा। 10 दिन और बीतेंगे और तब उसे समझ आएगा कि वह ट्रेजर भी नहीं बना पा रहा है। उस समय उसका नटखट स्वभाव शांत होगा और वह अपने अहंकार को छोड़कर हेवनली सेंट क्लोथ की यूनिटी टेक्निक को गहराई से समझेगा। तब तीनों हेवनली किंग्स उसे टेलीपोर्टेशन फ्लैग देंगे, जिससे वह खुशी खुशी सेंट अराइवल माउंटेन छोड़ सकेगा।
ये सब पेट्रियार्क की गहरी योजना का हिस्सा था। हेवनली किंग यू ने गंभीर स्वर में कहा, हेवनली किंग च्यान के साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई खबर मिली? हेवनली किंग शी और हेवनली किंग लू ने सिर हिलाया। हेवनली किंग शी ने कहा, सीनियर ब्रदर चैन शायद किसी मुसीबत में फंस गया है। वह बहुत उत्साही था, लेकिन अब तक लौटा नहीं। मुझे लगता है कि दुश्मनों ने उस पर हमला किया ताकि हमारे मुख्यालय की जानकारी हासिल कर सकें, पर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसने कुछ नहीं बताया होगा। हेवनली किंग लू चौंक गया, पर सीनियर ब्रदर चैन की कल्टीवेशन बहुत ऊंची थी। हेवनली किंग शी ने गंभीरता से कहा, भले ही किसी की कल्टीवेशन ऊंची हो, हमेशा कोई उससे भी ऊंचा होता है। इंपीरियल कोर्ट के प्रथम श्रेणी के अधिकारी सभी कल्ट मास्टर स्तर के हैं। डाउ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री में भी ऐसे शीर्ष कल्टिवेटर्स की कमी नहीं, और कई परिवारों में छिपे हुए एक्सपर्ट्स भी हैं जो हमारे हेवनली सेंट कल्ट पर नजर रख रहे हैं। सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। थोड़ी देर बाद हेवनली किंग यू ने कहा, कल्ट मास्टर ने हाल ही में 360वां हॉल, स्कूल हॉल, स्थापित करने का आदेश दिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। ये नया कल्ट मास्टर की क्षमताएं कल्ट मास्टर ली से भी एक स्तर ऊंची हैं। उसकी दूरदर्शिता और साहस किसी बूढ़े अनुभवी व्यक्ति के समान लगते हैं, न कि किसी 10 साल के बच्चे के। शायद पेट्रियार्क ही उसे मार्गदर्शन दे रहे हों। संभव है। अरे, सेक्रेड कल्ट मास्टर बाहर आ गया। तीनों हेवनली किंग्स ने हॉल ऑफ फ्लोटिंग लाइट की ओर देखा। उन्होंने देखा कि चिन्मू बाहर आया। उसने अपनी ब्रोकेडेड गाउन को फैलाया और अचानक अपने शरीर पर डालते ही फूफ गायब हो गया। तीनों हेवनली किंग्स स्तब्ध रह गए। तभी धड़ाम की आवाज आई, पवेलियन ऑफ फीनिक्स अराइवल आधा ढह गया था। बुरा हुआ। तीनों के चेहरों पर भय छा गया और वे तुरंत वहां दौड़े। मलबे के बीच से चिन्मू निकला। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर अपनी गाउन से खुद को ढककर फिर गायब हो गया। हेवनली किंग यू के पैर कांपने लगे। पवेलियन ऑफ फीनिक्स अराइवल वह स्थान था जहां छठी पीढ़ी के कल्ट मास्टर ने फीनिक्स प्राप्त किया था। अब ये आधा नष्ट हो गया है। हम अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे? हेवनली किंग शी ने गंभीरता से कहा, रिकॉर्ड्स ऑफ द फीनिक्स रेस्टिंग ऑन द पैरासोल ट्री केवल एक ही है, छठी पीढ़ी के कल्ट मास्टर की रचना। वह कोई टेक्निक नहीं, बल्कि एक बायोग्राफी है। मैंने उसे याद कर रखा है। हम पवेलियन को फिर से बनाएंगे और बुक हॉल मास्टर से वही लेखन शैली नकल करवाएंगे। कोई फर्क नहीं समझ पाएगा। हेवनली किंग लू स्तब्ध था। सेक्रेड कल्ट मास्टर ने सच में टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग बना ली? ये कैसे संभव है? तभी धड़ाम की दूसरी आवाज आई। हॉल ऑफ थ्री किंग्स की छत टूट गई थी। चिन्मू टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग को संभाल नहीं पा रहा था और सीधे हॉल ऑफ थ्री किंग्स के ऊपर जाकर गिरा। यह हॉल 3 पवित्र कल्ट मास्टर्स की स्मृति में बनाया गया था, जिन्होंने डाउसेक के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राण न्योछावर किए थे। उनके बलिदान की याद में यह हॉल खड़ा था। अब चिन्मू ने पहले पवेलियन ऑफ फीनिक्स अराइवल तोड़ा और अब हॉल ऑफ थ्री किंग्स ये सीमा से बाहर था। अचानक फिर वुश की आवाज आई। चिन्मू फिर गायब हो गया। तीनों हेवनली किंग्स चिल्लाए, सेक्रेड कल्ट मास्टर लिटिल डेविल, अब और मत तोड़ो। उन्होंने भी अपनी अपनी टेलीपोर्टेशन ट्रेजर्स का प्रयोग किया। हेवनली किंग शी के पास एक फ्लैग था, हेवनली किंग लू के पास मिरर और हेवनली किंग यू के पास जेड पेंडेंट। तीनों टेलीपोर्टेशन कला में पारंगत थे, इसलिए वे अनुमान लगा सकते थे कि चिन्मू कहाँ प्रकट होगा। वे तुरंत वहां पहुंचे, पर वह एक पल पहले ही फिर गायब हो चुका था। तीनों खाली हवा में कूदे और फिश ऑब्जर्वेशन पॉन्ड में जा गिरे। वहां की फिश ड्रैगन्स बहुत उग्र थीं। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।